कह रहा है आपसे कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के माध्यम एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो क्या कहिएगा आप सभी? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे मित्रों को। क्या कंफ्यूजन होता है कि पूछा गया कि गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ, तो भाई मेरे ये ध्यान दो कि अगर हम इसका इस भाग को रजदित कर दे रहे हैं तो परावर्ती पृष्ठ तो ये वाला ना हुआ, ये वाला पॉइंट ना हुआ। अब कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तिक पृष्ठ के मध्य जो आपका बिंदु होता है, तो परावर्तक पृष्ठ ये है, इसके मध्य जो बिंदु होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल ना, यानी कि ध्रुव कहेंगे। अब यहां पे जो बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, और यहां जो होगा उसको क्या कहेंगे? तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? आप कहेंगे ध्रुव कहते हैं। अब ध्यान दो यहां पे कि सवाल तो यह भी पूछा जा सकता है आपको, पोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल यह पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा पीसी है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो आप कहिएगा गुरुजी वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या होता क्या है? तो आप सभी कहते हैं सर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसका ही त्रिज्या क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो अब जिस किसी भी खोखला गोला का हिस्सा होगा उसका त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या, जो कि किससे रिप्रेजेंट होगा? आप कहेंगे पीसी से, मतलब पी पोल और सी के बीच की दूरी ना, और रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? आर से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। अब ध्यान दो कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि मुख्य अक्ष क्या होगा, तो मुख्य अक्ष क्या है? आप सभी याद रखना कि मुख्य अक्ष जो है यह काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है जो पोल P एवं C को मिलाती है। P एवं C को, पोल और वक्रता केंद्र को मिलाती है। यह चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष में से काल्पनिक रेखा कौन है, काल्पनिक कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जो मुख्य अक्ष है वो क्या है? हमारा काल्पनिक रेखा है, जो किसको किसको मिला रहा है? तो दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिला रहा है, ठीक है? अब देखो यहां पे त्रिज्या तो क्लियर हो गया, अब फोकस और द्वारक रहा है। द्वारक क्या होगा? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो व्यास होगा वो क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाए। जैसे चला अगर हम यहां पे ये कह दें, मान लो कि ये वाला आपका क्या हो रहा है, यहां पे ये व्यास होगा ना, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वारक, यानी कि अपार्चर, ठीक है? अब फोकस की बात करी जाएगी तो आप क्या कहिएगा कि गोलीय दर्पण में फोकस जो है ऐसा बिंदु है जिसमें अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही क्या होगा? हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा। और P से लेकर के F तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी ना, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। अब फोकस दूरी क्या होती है? R/2 वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अच्छा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है चला, तो F = हम लोग R/2 लिखते हैं ना। अब अगर आपसे ये कह दें कि वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी के पदों में लिखिए तो क्या कहिएगा? R = 2F। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, कह सकते हैं ना। तो ये दोनों बात याद रखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या होगी? अब ध्यान देना कि जैसे ही ये वाला सवाल आपको देखने को मिले तो इसमें वैलेंसी क्या होती है? एक दूसरे के क्रॉस में होती है। वैलेंसी क्या होती है? एक दूसरे के क्रॉस में। जैसे कि ये हमारा A3O4 लिखा हुआ है, तो ए का वैलेंसी कौन होगा? 4। ए का वैलेंसी कौन होगा? 4। अब ध्यान दो, ओ का वैलेंसी क्या लिखेंगे यहां पे? अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि तत्व ए की संयोजकता क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए की संयोजकता 4। अब यहीं पे पूछ देता बी की संयोजकता क्या है, सॉरी ओ की संयोजकता क्या है, तो आप क्या कहते? 3। अब याद रखना कि वैसा यौगिक जिसमें केवल और केवल 2 ही पदार्थ होता है, 2 ही तत्व होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड, द्विआंगी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड, द्विआंगी यौगिक। इसमें 2 ही गुण हैं, एगो ए है और एगो ओ है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी कंपाउंड। और बाइनरी कंपाउंड का जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं कि कोई भी जो तत्व होता है उसके वैलेंसी को उसके नीचे रखते हैं और फिर हम लोग क्राइस क्रॉस करा देते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले चला हम लोग कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कहते हो ना, हाँ?
अब आपको मालूम है कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। अब इसको हमने क्या किया, क्राइस क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया, क्राइस क्रॉस। इसको मतलब कोना कोनी गुना कर दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, Al2 और O3। तो कोई भी बाइनरी कंपाउंड में आपसे वैलेंसी पूछी जाएगी तो आप क्या कहिएगा कि इसका जो है ये हो जाएगा और इसका जो है ये हो जाए। कोई दिक्कत? चलें आगे। देखो अगला सवाल कह रहा है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, लंबवत विभोज्योतक, पार्श्वस्थ विभोज्योतक, अंतर्वस्थ विभोज्योतक। क्या होगा इसका आंसर? अब देखो यहां पे समझो पहले कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि की बात की जा रही है, प्राइमरी ग्रोथ जो होगा उसकी बात की जा रही है। अब आपको मालूम है कि पौधे में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के उत्तक? 2 प्रकार के, ठीक है। एक तो हमारा सबसे पहला होता है विभोज्योतक उत्तक, जिसको क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। और ये पौधे के किस भाग में मिलेगा? जिस भाग में वृद्धि हो रही होगी। नहीं, शीर्ष भाग नहीं कहेंगे, खाली शीर्षे में वृद्धि होगा, जड़ में वृद्धि नहीं होगा, तना में वृद्धि नहीं होगा। तो हम लोग केवल शीर्ष भाग कहेंगे तो गलत ना हो जाएगा। क्या कहिएगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में मिलेगा। विभोज्योतक उत्तक कहां मिलेगा? वृद्धि वाले एरिया। और वृद्धि वाला एरिया कौन कौन है? जड़ भी है, तना भी है, और क्या है आपका, शीर्ष भाग भी है। अब ध्यान दो यहां पे कि विभोज्योतक उत्तक वृद्धि वाले क्षेत्र में इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है? कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। और कोई भी जो प्लांट होगा, चला मान लो कि ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, तो आप सभी कहेंगे कि इसके नीचे का हिस्सा जो है वो रूट में चला जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे तना हो जाएगा। और यहां से अगर हम एक इस तरह से डंठल निकाल दे तो आप कहेंगे सर ये डाली तो रहेगा ही रहेगा। लगभग सभी प्लांट में देखने को मिलता है। अब ये वाला हिस्सा क्या है? इसका शीर्ष भाग है। ये वाला क्या है? शीर्ष भाग। अब ध्यान दो कि इसके जड़ में भी तो होगा, जड़ में भी तो वृद्धि होगा, ठीक है। तो जड़ में वृद्धि होगा तो जड़ में क्या बढ़ेगा? लंबाई ना, क्योंकि जड़ तो जल के खोज में मिट्टी में क्या करता है? अपने आप को ग्रोथ ना करता है। और पौधे का यह गुण हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। चला जल के खोज में पौधे के जड़ का जल के तरफ भागना क्या कहलाता है? जलानुवर्तन। क्या कहलाता है? जलानुवर्तन। अब इसकी लंबाई में वृद्धि होनी है और पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि होनी है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यहां पे जो उत्तक मिलेगा वो क्या होगा? शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक। अब तना की जो मोटाई होगी इसमें आपको कौन सा उत्तक देखने को मिलेगा? पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक। और यहां पे अंतरपर्व में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक। कौन सा? अंतर्वेशी विभोज्योतिक उत्तक। अब आपसे कहा जा रहा है कि प्राथमिक वृद्धि और क्या द्वितीयक वृद्धि भी होगा? तो बिल्कुल, पौधे में तो पहला प्राथमिक वृद्धि होगा और दूसरा क्या होगा? द्वितीयक वृद्धि होगा। अब प्राथमिक वृद्धि जो होगा वो किसके चलते होगा? तो आप सभी ध्यान रखो कि पहला तो हमारा शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक जो पौधे के शीर्ष भाग में और पौधे के जड़ की जो लंबाई होगी उसके बढ़ाने में मदद करेगा। और दूसरा यहां पे ध्यान दो कि ये जो आपका अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक है ये इंटर कैलोरी में है, तो इस पर्व को ना बढ़ा रहा है। तो प्राथमिक, आप कह सकते हो प्राथमिक वृद्धि तो ये भी हुई हमारा। पहले पौधा लंबा होगा कि पहले पौधा मोटा होगा? पहले लंबा ना होगा। तो जो भी लंबाई में वृद्धि है वो हमारे लिए क्या है? प्राइमरी। हमारे लिए नहीं, पौधे के लिए। और जो तना वाली वृद्धि है वो क्या है हमारा? सेकेंडरी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर प्राइमरी वृद्धि में हमारा सी और डी दोनों आएगा, जबकि पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक जो है ये किसके लिए जिम्मेदार होगा? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आया ये चीज? अब सही आंसर अब क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सवाल आपसे अगर यह पूछा जाए कि पौधे के शीर्ष और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाने वाला निम्न में से कौन सा उत्तक है, तो क्या कहोगे? शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक। क्या कहेंगे? शीर्षस्थ। इसी को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि पौधे के टहनियों के पर्व में पाया जाने वाला कौन सा उत्तक है, तो क्या कहिएगा? अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक। अब पौधे के तना में पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक। अब पौधे के तना के मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ध्यान दो कि हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जिब्रेलिन हार्मोन तना के वृद्धि में सहायक होता है। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी का पॉइंट है और सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बोलिए क्या बोले? ये वाला
ये तो फाइब्रस रूट हो जाएगा। टेप रूट का मतलब हुआ मूसल जड़ जो सॉलिड हो, जिसमें बहुत सारी झिल्लीदार संरचनाएं होगी, जैसे कि आप इस तरह से देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज। अब ध्यान दो कि इसके बाद भी पादप उत्तक के दो प्रकार रह जाते हैं। चला, विभोज्योतक उत्तक के बाद भी दो प्रकार रह जाते हैं। पहला तो विभोज्योतक उत्तक हो गया, अब फिर क्या होगा, अस्थायी उत्तक। फिर क्या होगा, अब ये अस्थायी भी दो प्रकार में बटेगा, एक सरल अस्थायी उत्तक और एक क्या होगा, जटिल अस्थायी उत्तक। तो सरल में कौन आ जाएगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। आज जटिल में कौन आ जाएगा, याद रहेगा ना। चलो आगे देखो, क्या बोले, नहीं कहां पे है नंबर, लंबवत विभोजित, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। देखिए बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होगा। चला, बायोगैस बोला जा रहा है। पहले तो ये बताओ कि बायोगैस समझ रहे हो क्या है, क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोज होने से जो गैस रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। अच्छा, बायोगैस, गोबर गैस नाम तो सुने होंगे। अब गोबर भी तो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना। अब ये जब उसको हम लोग सराते हैं, मतलब पहले गोबर गैस टैंक बनता था ना, और उस टैंक का जो गैस निकलता था उसका हम लोग यूज कहां पे करते हैं, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, खाना बनाने के लिए बहुत पहले के जमाने में यूज किया जाता था। तो ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोज होने से, अच्छा डिकम्पोज होगा तो ऑक्सीजन रहेगा या नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एनारोबिक प्रोसेस होगा, अवायवीय प्रक्रिया होगी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोज होने से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी गैस मिलेगी आपको, बायोगैस मिले। अब चूंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बन रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोगैस बोल। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, जान ना। अब ध्यान दो यहां पे कि बायोगैस में आपका मीथेन तो सबसे प्रमुख कंपोनेंट के रूप में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, साथ में आपको थोड़ी सी मात्रा नाइट्रोजन की भी मिलेगी, थोड़ी सी मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मिलेगी। तो मुख्य रूप से हम लोग ये कहते हैं कि बायोगैस में मीथेन की प्रतिशतता जो है वो 60% होती है, और बाद बाकी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर वेपर, जलवाष्प भी होता है थोड़ा बहुत, इसके बाद आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं। तो आपको कहीं कहीं बुक में बायोगैस की प्रतिशतता 75% भी देखने को मिलेगी। तो यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना होगा कि यहां पे देखो कि 75 है, 60 है, 90 है और 80 है। तो 75 रेंज में ना दिया हुआ है, तो रेंज में हम कभी भी इसको टिक नहीं करेंगे। अगर हम लोग सॉरी रेंज में दिया रहता तब तो टिक करते हम लोग कि 60 से 70 या 75, लेकिन रेंज में तो है नहीं। हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, 60% के साथ जाएंगे। ठीक है, अब बायोगैस में और अन्य बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सारे आ जाएंगे। चलो अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित का सही मिलान करिए। वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा हॉर्स पावर मिलेगा। देखो वाट कह रहा है चला, तो वाट क्या होता है, शक्ति का यूनिट ना। तो शक्ति इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, कार्य बटा समय ना। अब चला डब्ल्यू कार्य है तो एफ एस कह सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, समय होगा तो ये सेकेंड ना। ई एस विस्थापन बता रहा है, ई एस क्या बता रहा है। तो अब आप कहिएगा कि गुरुजी बल का यूनिट तो न्यूटन होता है, अब विस्थापन का यूनिट क्या लेंगे, अब बटा क्या हो गया। तो शक्ति का यूनिट हम लोग न्यूटन मीटर पर सेकेंड कह देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो 1 वाट होगा हम लोग इतना न्यूटन मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। तो 1 वाट हमारा किसके साथ मिल रहा है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यहां पे ध्यान देना क्योंकि सेकेंड हमारा क्या है, नीचे है। अब 1 किलोवाट कितना बराबर चला, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, यहां पे पावर 6 जूल होगा। और 1 हॉर्स पावर कितना, तो देखो 1 के साथ कौन मिल रहा है, और 2 के साथ, और 3 के साथ, 4 के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलो देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई पड़ रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र आईयूपीएसी नाम समान नाम वाले विकल्प की पहचान करें। ठीक है, अब देखो सब में चला कि OH लगा हुआ है ना, सब में OH लगा हुआ है, तो ये किस ग्रुप का कंपाउंड होगा, तो क्या कहोगे, ऐसे ही हो सर यहां लिख ले है पूरा अल्कोहल, तो अल्कोहल ग्रुप का है ना। अब अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा चला, तो आप कहिएगा OH होगा। अब याद रखना इस ग्रुप का जो फॉर्मूला होगा जनरल वो क्या होगा, तो CnH2n+1 और OH।
अब ध्यान दो यहां पे कि अगर हम लोग यहां पे कार्बन की संख्या 4 रखे तो 4 दूना 8 प्लस 1 9 न हो जाएगा। C4H9OH 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट ना। अब यहां पे अल्कोहल का अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि ऑल लगाएंगे, तो हम लोग ब्यूटेनॉल ना पढ़ेंगे। तो देखो C4H9OH ब्यूटेनॉल, और इसी को हम लोग साधारण नाम में ब्यूटाइल अल्कोहल ना कहेंगे। तो सही, ये ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। अब ध्यान दो कि C2H5OH है, 2 कार्बन के लिए एथेन ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल। क्या पढ़ेंगे? समान नाम में क्या होगा? एथाइल अल्कोहल ना, तो ये भी तो हमारा सही है ना, एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। अब C3H7OH है, चला 3 कार्बन, तो 3 दूना 6 1 7 प्लस OH, तो ये क्या हो गया? 3 कार्बन तो प्रोप, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपेनॉल, और क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल ना। तो आप देखो यहां पे प्रोपाइल अल्कोहल है। अब देखो C2H3OH एकरा कह रहा है मेथेनॉल, जबकि क्या कहिएगा? जब सर मेथ होगा तो कार्बन की संख्या कितनी? एथ होगा तो कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो कहियो मेथ हो सकता है क्या? और अगर मेथेनॉल का सही सूत्र लिखेंगे तो क्या कहिएगा? CH3OH, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेथेनॉल, और क्या बोलेंगे समान नाम में? मिथाइल अल्कोहल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गलत वाले का ना, नीचे दिए गए आयु विकल्पों में गलत आणविक सूत्र कौन है? तो आप क्या कहिएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। चलें आगे, देखो अगला सवाल कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोक्सीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? बना था? नहीं बना? क्या है? ये तो होगा सही, ठीक है, तो बोल रहा है। इसमें खाली क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना था। चला क्या कह रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की, तो चला वस्तु की ऊंचाई दे दिया है 1.2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 1.2 ऊंचाई की जो वस्तु है वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब उसका बन रहा है। तो प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या होगा? -60 सेंटीमीटर। कितना हो गया? -60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोक्सीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई। तो चला अवतल दर्पण का बात करा जा रहा है। फोकस क्या होगा? -30 सेंटीमीटर, इसका कोई यूज भी नहीं है। अच्छा, 30 सेंटीमीटर वाले फोक्सीकरण वाले दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो आप क्या कहिएगा कि वस्तु दूरी तो हमारा माइनस कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दो, यहां पे आपको मालूम है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू -V/U लिखते हैं, और फिर V/U HI/HO के बराबर होगा। चला अब अगर हम यहां पे कहें कि हमारा जो प्रतिबिंब दूरी है वो कितना है? -60। अच्छा, ये माइनस रहेगा यहां पे। अब U कितना है हमारा? -30, और HI तो हमको निकालना ना है। HO कितना है हमारा? 1.2। ये और ये कटेगा, 30 दूना कितना? 60। HI इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2.4 नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर ना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लिखो, अगर लिखना है तो लिख लो जल्दी से, फटाफट। लिख लिए हैं? चल देखो इस सवाल को, नीचे के 2 कॉलम के घटकों के आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। 2 विकल्प यहां दिया गया। अच्छा, ये लाल में लिखा हुआ है ना, तो समझ नहीं लेना कि वो हमारा कुछ है, वो भी हमारा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक, अब कह रहा है कि तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होंगे, अगर कोई भी तत्व की बात करोगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर स्थिर अनुपात के नियम का पालन होगा। अच्छा, यहां पे तत्व बोल के ये थोड़ा सा गलती किया है। ठीक है, गलती क्या किया है कि यहां पे इसको यौगिक रखना चाहिए। यौगिक जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, तो कोई भी यौगिक बनेगा तो क्या होगा? उसके अवयवी तत्व हमेशा भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होंगे, और इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया? जोस्ट प्राउस ने दिया था, जोसेफ प्राउस ने। तो आपका ए के साथ कौन मैच करेगा? आप कहिएगा सर 3 ना, स्थिर अनुपात का नियम ना। अब कह रहा है कि परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब परमाणु के प्रकृति को समझने के लिए हाय तौबा मची हुई थी, तब डाल्टन सबसे पहले आकर के क्या बताए
कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सरलतम कण है, इससे और ज्यादा सरलतम कण नहीं हो सकता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि इसको हम तोड़ भी नहीं सकते, मतलब विभाजित नहीं कर। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं ना, किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, तो क्या कहिएगा, डाल्टन के अनुसार। तो यहां पे है कि परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं, किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार ना। अब कह रहा है कि सल्फेट और ऑक्जेलेट आयन ऋणात्मक आयन होते हैं, तो कहिएगा कि सर सल्फेट कौन सा होगा, तो हम लोग SO4 2- ना लिखते हैं चला। अब यहां पे ऑक्जेलेट है तो C2O4 2-, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्जेलेट। जबकि मैग्नीशियम और अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं, तो C के साथ कौन मैच करेगा, 4। अमोनियम चला याद रखना NH4+ होगा, अमोनियम क्या होगा, NH4+। अब यहां पे कह रहा है कि किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में आप क्या कहिएगा कि सर परमाणु और अणुओं की संख्या निश्चित होगी या समान होगी। तो आपका A के साथ कौन 3 है, B के साथ 1, C के साथ 4 और D के साथ, सही आंसर क्या होगा, कोई दिक्कत है, चले आगे। चलो देखो सवाल कह रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के गड़ह पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। बना था, क्या होगा, 0। बहुत सारे छात्र का मुंडी नहीं हिल रहा है, सिंपल याद रखना हमेशा। अगर हम लोग किसी भी वृत्तीय गति की बात करेंगे चला, किसी भी वृत्तीय गति की, तो आप क्या कहोगे कि सर इसमें वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलेगी, किस पे चलेगी, वृत्ताकार मार्ग पे। अच्छा, अगर हम इस पे यहां से चलना स्टार्ट करें और फिर से हम इसी पे पहुंच जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि सर जो हमारा टोटल विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 ना। वृत्ताकार मार्ग पे एक चक्कर पूरा कब होगा चला, हम कह रहे हैं कि इसका एक चक्कर लगाना है, तो आप क्या कहिएगा, जब यहां से चलेंगे और यहीं पे आ जाएंगे तब एक चक्कर हुआ। जब वृत्ताकार मार्ग में आप जय बार चक्कर लगाओगे तय बार आपका विस्थापन 0 न होगा, क्योंकि आपकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आप क्या कहेंगे, ये 40,000 किलोमीटर त्रिज्या पे जो घूम रहा है तो वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, और प्रत्येक चक्कर में इसकी विस्थापन 0 हो जाएगी, तो किया गया कार्य भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस चीज को आप मेंशन करेंगे कि वृत्ताकार मार्ग में घूम रही वस्तु द्वारा एक चक्कर में टोटल विस्थापन 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलो अगला देखो कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, क्या कहिएगा, सांस लेने को कहा जा रहा है, मज्जा ना, सांस लेने को कौन नियंत्रित करेगा, मस्तिष्क का कितना भाग, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब जो हमारी चतुराई है, बुद्धि है, इमोशंस है, प्यार है, ये सब कहां से होगा, अग्र मस्तिष्क से। कहां से होगा, अग्र। अब मध्य मस्तिष्क के द्वारा बहुत सारा ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है, सांस लेना मज्जा के थ्रू। और हम लोग अनुमस्तिष्क की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, पेंसिल पकड़े या फिर सीधी रेखा में चल रहे हैं, किसके चलते, इसको नियंत्रित कौन करेगा, सेरिबेलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। चलो अगला सवाल देखो कि डीए क्या बोले, अनुमस्तिष्क में मेडुला, मेडुला जो है ना उसी में मौजूद होगा। अब ये देखो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, डीएनए का खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, क्या कहिएगा, जीन। और जीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए की क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। अच्छा, जो जीनोम प्रोजेक्ट है, जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें भी ये चीज मेंशन किया हुआ है कि किसी भी प्रोटीन या आप कह सकते हो कि कोई भी जो कोशिका होता है उसके निर्माण व संगठन की सारी सूचनाएं कहां पे होगी, तो हम लोग कहते हैं सर डीएनए में होता है, मतलब निर्माण और संगठन की संपूर्ण सूचना। अब निर्माण होगा तो प्रोटीन तो आवश्यक है ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जो जीन है ये प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। अच्छा, डीएनए क्या है चला, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें कौन सा सुगर होगा, बताए हैं, कौन सा सुगर, डीऑक्सी राइबोज ना, तो एकदम कंफ्यूजियल है सब। डीऑक्स बताए थे ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी राइबोज याद रख लेना, डीएनए में होगा। आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोज सुगर किस में होगा, आरएनए में होगा। अब ध्यान दो, डीएनए तो आनुवांशिक पदार्थ है,
ये क्या करेगा, अनुवांशिक गुण को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा। अब यहां पे ये जो गुणसूत्र है ये क्या करेगा सर, अनुवांशिक गुण को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने में मदद करेगा। और ये क्रोमोसोम गुणसूत्र किससे बना होगा, डीएनए और प्रोटीन से। भूल जा रहे हैं सब, एकदम खा पी के बैठल है। डीएनए प्लस प्रोटीन बताए हैं कई बार हम बताएं। अच्छा, लाइसोसोम क्या होगा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम ना, ये क्या करता है, कोशिका के जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उसको पचा देता है। चलो अगला सवाल देखो कि किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है, बनेगा? क्या कहिएगा कि विद्युत धारा ना पूछ रहा है, I इक्वल टू क्यू बटा टी, तो क्यू कितना और आपका समय कितना 120 ना, क्या कहिएगा 10 एम्पियर। अच्छा, धारा किससे मापी जाएगी चला, आमीटर किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में ना। चलो देखो कि दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा, क्या कहिएगा u प्लस v बटा 2। अब ध्यान दो यहां पे, ऐसा काहे बोला, कह रहा है नहीं औसत वेग तो चला हम कुल विस्थापन बटा कुल समय भी कह सकते हैं। औसत वेग को तो कुल विस्थापन बटा कुल समय कह देंगे तो गलत कर दोगे, सही ना होगा। तब सवाल यह है कि कह रहा है कि दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग क्या होगा। तो जब कोई भी कण समय के समान अंतराल में समान विस्थापन कवर कर रही होती है, यानी कि मतलब वस्तु एक समान वेग से चल रही है और क्या है कि सर मतलब सीधी रेखा पे चल रही है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो औसत वेग होगा वो प्रारंभिक और अंतिम वेग का माध्य हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक और जो आपका अंतिम वेग होगा उस दोनों का अर्थमेटिक मीन, मतलब u प्लस v बटा टी। अब याद रखना कि अगर ऐसे सीधे औसत वेग पूछ देगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर कुल विस्थापन क्या होगा, कुल विस्थापन अब बटा कुल समय। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है, औसत वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़ के और 2 से वहां पे डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत। त्वरण क्या होता है मालूम है ना, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। अच्छा, वेग में परिवर्तन कह रहे हैं, ये चीज याद रखना। सीधे हम कह दें कि वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, सॉरी विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, विस्थापन की दर परिवर्तन कहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। चला थोड़ा अपना सा मतलब माइंड को यहां पे यूटिलाइज कीजिए। हमने कह दिया कि विस्थापन में परिवर्तन, तो विस्थापन परिवर्तन का कोई मायने है, विस्थापन तो पोजीशन चेंजिंग है ना। जैसे हम लोग यहां पे मान लो विस्थापन की बात करें तो आप क्या कहोगे, विस्थापन का फॉर्मूला बताओ जल्दी, एक्स एफ माइनस एक्स आई ना, मतलब क्या हुआ, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तब विस्थापन की दर वेग कहलाएगी, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, याद रहेगा ना। चलो अब देखो अगला कि निम्न में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। तो चला अगर ये किडनी है, ठीक है, तो यहां यूरिन का फॉर्मेशन होगा ना। अब यूरिन जो है किसके थ्रू आएगा, मूत्र वाहिनी के थ्रू, किसके थ्रू, और किस में आएगा, मूत्राशय में आएगा। कहां आएगा, मूत्राशय में। तो सवाल जो पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेल में यूरिन और स्पर्म को बॉडी से बाहर आने के लिए एक ही मार्ग होता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, ठीक है। चलो, पेल्विस एरिया, कमर से जो नीचे का एरिया है इसी को हम लोग श्रोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रोणी। अच्छा, जब श्रोणी समझ ही लिए हैं कि कमर से नीचे का एरिया है, तो हमारा जो थाई है वो उससे क्या है, कनेक्ट है। थाई क्या है, कनेक्ट है। तो श्रोणी की हड्डी में जो आपका मतलब जांग का हड्डी है, ये कौन से ज्वाइंट से कनेक्ट है, इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको कंदू कलिका ज्वाइंट बोला जाता है। हम अपने थाई को जैसे मन होगा वैसे मूव करा सकते हैं ना, मतलब जो हमारा इच्छित है। अब ये नहीं कि पीछे से मोड़ के एकदम सर आगे कर देंगे ऐसा होगा। तो उस वहां पे कौन सा ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं हम। अच्छा, कंधा में कौन सा होगा, बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि इसको तो हम 60 डिग्री पे ना घुमा सकते हैं,
तो याद रखना ये भी। अंगूठा में हम लोग ये कार्पेल या एस्टर्नम इस तरह से बोलते हैं, मतलब सी से करके है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। अंगूठा या आप कह सकते हो कलाई में ही होता है ज्वाइंट, उसको कार्पेल या ऐसी कार्पल करके कुछ है, ठीक है। एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है मुंह में। चलो अगला देखें। देखो कि आधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था डैश होती है, क्या कहिएगा? द्रव ना। आधात्विक ब्रोमीन द्रव में धातु कौन सा है? पारा ना। गैलियम और सीजियम का गलनांक बिंदु क्या होगा? कम होगा ना। धातु जो चाकू से काटा जाएगा सोडियम और पोटेशियम। और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जिसको केरोसिन में ढक के रखा जाएगा, क्या कहिएगा? अच्छा, अगर आपका मतलब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। प्लाज्मा अवस्था किसके चलते बनेगा चिल्ला? प्लाज्मा अवस्था उच्च तापमान के चलते। किसके चलते? सूर्य और तारा में प्लाज्मा का निर्माण हाई टेम्परेचर के चलते होता है। अब प्लाज्मा अवस्था है क्या? आयोनाइज्ड गैस, आयनीकृत गैस है। समझ में आया? अब देखो ठोस अवस्था तो समझ रहे हो ना। अच्छा याद रखना कि पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस ये तीनों लोकप्रिय अवस्था कहलाता है, और इसके कण हमेशा क्या होंगे? अस्थायी होंगे। इसके कण कभी भी अस्थायी नहीं होते हैं। चलो देखो नेक्स्ट, कि छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित न बनेगा, कई बार डिस्कशन किए हैं कि छोटी आंत में झिल्ली जो है वो क्या करता है? तो अवशोषण सतह को बढ़ा देता है। अवशोषण सतह को क्या करता है? अच्छा, इसी झिल्ली को हम लोग अंकुर या फिर क्या बोलते हैं? रसांकुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर भी कहते हैं। अच्छा, पाचन की क्रिया में अवशोषण के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और स्वांगीकरण के बाद और पाचन का कितना स्टेप, कितना चरण में पूरा होगा? पोषण, इजेशन, इंजेशन मतलब अंदर लेना, डाइजेशन, और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन। 5 चरण। चलो देखो अगला, निम्न में से कौन सा गैर जीव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है, या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या कहिएगा? प्लास्टिक से बना हुआ सामान क्या होगा? कि सर ये निष्क्रिय हो सकता है, यानी कि इसको जला दें या मतलब खत्म कर दे तो ये हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे ये पर्यावरण हितैषी है तो पर्यावरण हितैषी माना जाएगा? नहीं ना माना जाएगा। ये पर्यावरण के लिए हार्मफुल है, और साथ ही ये किसी भी बैक्टीरिया के प्रभाव से डिकम्पोज होगा? नहीं होगा। ये गैर जीव नम्नीकरणीय के श्रेणी में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल के श्रेणी में आएगा। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक? 3 ना। कौन कौन सा? प्रोटियम और ड्यूटेरियम, और क्या होगा? ट्राइटियम। ठीक है, अब याद रखना कि प्रोटियम जो होगा वो क्या होगा? H11, और ड्यूटेरियम जो होगा वो, और ट्राइटियम जो होगा वो क्या होगा? H13। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना? 2। ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना? और ट्राइटियम का परमाणु भार, और ये तीनों समस्थानिक हैं तो क्या समान है? परमाणु संख्या क्या समान है? अब परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? याद रहेगा? चलो, सबसे भारी कण अगर हम लोग देखेंगे तो H13 को, क्योंकि जिसका भार ज्यादा होगा, ट्राइटियम। ठीक है, चलो अगला देखो, धवन सोडा का रासायनिक सूत्र। भारी जल के रूप में हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो उससे भारी मत कनेक्ट कर लेना कि भारी जल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड है तो यहां पे भारी होगा। हाँ, द्रव्यमान से भार देखेंगे हम लोग। ये देखो कि धवन सोडा का रासायनिक संगठन क्या है? Na2CO3 10H2O ना। धवन सोडा या फिर बेकिंग सोडा किससे बनेगा? सोडियम क्लोराइड से। अब यहाँ पे Na2SO4 10H2O है तो क्या कहिएगा? नाम बोलो इसका, सोडियम सल्फेट ना। अब देखो ये Al2SO4 होल 3 है, क्या कहिएगा? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। अब है Al2CO3, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्युमिनियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही, एल्युमिनियम कार्बोनेट। अच्छा याद रखना, अब अगर यहीं पे पूछ देगा कि एल्युमिनियम कार्बोनेट में जल के कितने अणु हैं तो क्या कहिएगा? और एल्युमिनियम सल्फेट में जल के यहां पे कितने अणु दिख रहे हैं? 10। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट में जल के कितने अणु होंगे? ऐसे पूछ देगा क्रिस्टलीकरण जल के कितने अणु हैं, तो यो क्या कहेंगे हम लोग? 10 ही कहेंगे। चलो देखो नेक्स्ट,
कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मुख्य फोकस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या कहिएगा कि ये सर अगर हमारा गोलीय दर्पण है तो ये फोकस तो हमेशा यही होगा, ठीक है, कहां पे, मुख्य अक्ष पे ना। तो पहला है कि यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित है, सही होगा कि गलत चला, सही ना होगा। अब फिर है कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कह रहा है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से कैसे गुजरेगा। क्या स्टेटमेंट को समझो कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, नहीं ना होगा। परावर्तन कैसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे फोकस के अनुदिश अगर प्रकाश की किरण आएगी तब वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ना हो जाएगा। अब है कि मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है। क्या ऐसा है, सभी आपतित किरणें नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मुख्य फोकस पर वही परावर्तित किरणें आएगी जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होगी, केवल और केवल इसी स्टेज में। जबकि यहां क्या कहा जा रहा है कि मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां से दर्पण के परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है। आप क्या कहेंगे, सर ये भी गलत है, तो सही क्या होगा हमारा, 2 और 3 ना। सत्य नहीं है, ये चूज करना है, सत्य नहीं है तो बी और हमारा 2 और 3 ना होगा, तो ये कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो टीक मार दिए हूं तो हम आपको समझाने के लिए ना मारे हैं कि सही है, बाद बाकी 2 गलत है। चल क्या हुआ नहीं नहीं नहीं, चलो आगे बढ़े। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पुंकेसर ना, सॉरी स्त्री केसर ना। अब ध्यान दो, पुंकेसर में क्या आ जाएगा, तो फिलामेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु। फिर कौन आएगा, परागकोश, जिसमें क्या होगा, परागकण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंदर कहते हैं, ठीक है। और इसमें फिर क्या आएंगे, परागकण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, परागकण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चला पोलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। अच्छा, ये चीज देखो कि परागन और निषेचन 2 अलग अलग चीज है, ठीक है। परागन और निषेचन अलग अलग चीज है। परागन का मतलब सीधा सा हुआ कि जो मेल का परागकण है वो क्या होगा, किसी भी तरीके से फीमेल जो फ्लावर होंगे उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागन कहलाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब फिर जो फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे के साथ मैच करेगा, मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अच्छा, ये जो बाह्य दल है ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे फ्लावर का सबसे निचला भाग जो क्या होता है आपका, हरा होता है, ठीक है। और ये पंखुड़ी क्या होगा, रंगीन, क्या होगा, रंगीन हो। अच्छा, ये जो पंखुड़ी रंगीन होता है ये क्यों होता है, नहीं प्राकृतिक नहीं है, कीटों को आकर्षित करने के लिए, कीटों को क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। अच्छा, कोई भी जो आपका जो मधुमक्खी है वो शहद बनाती है, वो किससे बनाती है शहद, फूल से ना, फूल का रस चूस चूस करके। तो मधुमक्खी अट्रैक्ट कैसे हो रही है, तो आप कहेंगे अलग अलग पंखुड़ी का जो कलर देखने को मिलता है उससे हो रही। चलो अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन का उदाहरण नहीं, ऑक्सीकरण का चला। क्या कहिएगा, ऑक्सीजन का अभिक्रिया, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। अब फिर इलेक्ट्रॉन के बेस पे तो क्या कहेंगे हम लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। अब देखो यहां पे कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, सब में तो ऑक्सीजन जुट ही रहा है ना। लेकिन यहां पे AgCl और AgCl जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जा रहा है। क्या कहिएगा कि सर ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा, किसके उपस्थिति में चला, सनलाइट के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में। इसको हम लोग फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं।
प्रकाश वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो क्या कहिएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। किसका है? प्रकाश वैद्युत अपघटन, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन का उदाहरण। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है सनलाइट की उपस्थिति में, वो भी क्या होगा हमारा? प्रकाश वैद्युत अपघटन। अच्छा, अपघटन कितने प्रकार के हैं? अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं? पहला तो देखो ऊष्मा से होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन। और दूसरा हमारा विद्युत से होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत अपघटन। और तीसरा सूर्य प्रकाश से होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अपघटन कितने प्रकार के हुए? तीनों बार अपघटित होने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊष्मा की। किसकी जरूरत होती है? तो अपघटन अभिक्रिया का प्रकृति ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी? ऊष्मा शोषी ना, क्योंकि ऊर्जा तो इसमें हमेशा चाहिए होगा। तो हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं कि जो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होता है वो क्या होता है? ऊष्मा शोषी प्रकृति का होता है। आगे बढ़े, चलो देखो कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल लेंस का रहा है, ध्यान देना। तो उत्तल लेंस धनात्मक ना होगा और अवतल लेंस का क्या होगा? तो सही आंसर समझ रहे हो ना इसको? ये देखो कि ये हमारा उत्तल लेंस है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर ना, और इसका जो मुख्य फोकस होगा वो इसके दाहिनी ओर होगा। मुख्य फोकस क्या होगा? दाहिनी ओर। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से फोकस दूरी मापेंगे तो क्या कहिएगा? आपतित प्रकाश के दिशा में मापेंगे, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा। अब अवतल लेंस देखो कि अवतल लेंस तो हमारा ऐसा है और इसका मुख्य फोकस हम लोग क्या लेते हैं सर? लेफ्ट साइड लेते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है इसका? लेफ्ट साइड। तो अगर आपतित प्रकाश की दिशा ये है तो आप सभी क्या कहेंगे? फोकस दूरी मापने के लिए प्रकाशिक केंद्र से हमें विपरीत दिशा में आना होगा। तो आप क्या कहिएगा कि इसका फोकस दूरी निगेटिव होगा, और सही आंसर आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। चलो देखो अगला कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? आइजैक न्यूटन ना। अच्छा, न्यूटन डिस्क कौन बनाया था? लाइट डिस्क जो हम ऑप्टिकल डिस्क कौन बनाया था? न्यूटन। कौन बनाया था? गति का नियम कौन दिया? गति का समीकरण गैलीलियो। यही नहीं कंफ्यूज होना है। गति के समीकरण की बात करेंगे ना, जैसे ही समीकरण कह दिए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s गैलीलियो के द्वारा दिया गया। गति के नियम में प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कौन दिए? न्यूटन। किस बुक में मिला था? प्रिंसिपिया नामक बुक में। किसमें? प्रिंसिपिया नामक बुक में। अच्छा, न्यूटन और कौन सा नियम दिए थे? फिजिक्स में ही फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हो ना चला, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का वैल्यू किसके द्वारा खोजा गया? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे है फर्मी, तो आप सभी क्या कहेंगे? हम लोग एक यूनिट भी लेते हैं, मतलब छोटा दूरी के लिए कितना के बराबर होता है? एक फर्मी कितना के बराबर होता है? एनरिको फर्मी इसका पूरा नाम है वैज्ञानिक का। ठीक है। अच्छा, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन किसका खोज किया था? बल्ब का ना। आइंस्टीन क्या कहिएगा? E इक्वल टू MC स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्षिता का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया था कि अगर किसी भी सोर्स से ऊर्जा रिलीज होगा तो वो क्या होगा? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में लगातार होते रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग फोटोन सिद्धांत के रूप में भी देखते हैं। अगला देखो कि जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच सबसे मतलब सही अच्छा वर्णन कर रहा है? ध्यान देना, त्वरणशील नहीं कह रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही है। त्वरणशील नहीं है मतलब हम लोग चाल और समय में क्या करेंगे? उलझ के रह जाएंगे। और सीधा सा सवाल क्या है चिला कि स्पीड इक्वल टू गुरुजी डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू क्या कहेंगे? स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या कहेंगे? डिस्टेंस बटा स्पीड। तो अब आप देख लो कि समय इक्वल टू दूरी बटा चाल यहां दिया हुआ है। अब बाद में क्या है? दूरी इक्वल टू चाल बटा समय सही होगा? दूरी इक्वल टू समय बटा चाल सही होगा? चाल इक्वल टू समय बटा दूरी, क्या कहोगे सर? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए